हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवा सरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर। और आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है राष्ट्रों की उत्पत्ति। जी, राष्ट्रों की उत्पत्ति कब हुई, बेसिकली ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम ये देखेंगे कि ये प्राग आधुनिक में हुई, प्राग आधुनिक काल में हुई या आधुनिक काल में। इसके लिए हमारे पास दो इतिहासकार हैं। पहले हैं बेनेडिक्ट एंडरसन, इनकी विचारधारा को हम देखेंगे। फिर सीए बेली दूसरे इतिहासकार हैं, उनकी विचारधारा को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के से शुरू करते हैं और यहाँ से लेक्चर शुरू होता है। इसी के साथ मैं आपसे ये भी कहूँगी कि प्लीज़ लेक्चर जो है वो आप पूरा देखें, ये बहुत ज़रूरी है ताकि एक जो चीज़ आपने शुरू करी है उसको आप अंडरस्टैंड करें। राष्ट्रों की उत्पत्ति के संदर्भ में हम यहाँ विचार देखेंगे। यह जानने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रों की उत्पत्ति क्या प्राग आधुनिक काल में हुई या फिर आधुनिक काल में हुई। ठीक, ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि राष्ट्रों की उपज आधुनिक काल में हुई है, जिनमें सर्वप्रमुख कार्य बेनेडिक्ट एंडरसन का है। तो बेनेडिक्ट एंडरसन जो है वो पूरी तरीके से इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्रों की उत्पत्ति जो है वो आधुनिक काल में हुई, ये आधुनिक काल की उपज है। ठीक है, और ज़्यादातर इतिहासकार यही बात मानते हैं। एंडरसन अपनी पुस्तक इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ में बताते हैं कि यह एक आधुनिक परिघटना है जिसका प्रसार पूंजीवाद की प्रक्रिया के आने पर ही हुआ। इसमें पूंजीवाद नहीं बल्कि पूंजीवाद का काल महत्वपूर्ण है। यानी कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पूंजीवाद का जो समय है वो समय इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस काल में हमें राष्ट्रों के उदाहरण मिलने शुरू हुए जो उससे पहले नहीं मिलते थे। लेकिन सीए बेली इस बात से सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं कि प्राग आधुनिक काल में भी हिंदू राष्ट्र तथा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के चारों कोने में धार्मिक स्थल दिखाई पड़ते हैं। इससे यह पता चलता है कि राष्ट्र की समझ या धारणा पहले से थी। वे बताते हैं कि भारतवर्ष जैसे शब्दों का प्रयोग छुपी हुई राष्ट्र की धारणा थी जो आधुनिक काल में राष्ट्रीय आंदोलन के समय खुलकर सामने आई। तो क्या बताया उन्होंने? बताया कि प्राग आधुनिक काल में हिंदू राष्ट्र से संबंधित जो धार्मिक स्थल हैं वो हमें पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों कोनों में देखने को मिलते हैं। भारतवर्ष जैसे शब्दों का इस्तेमाल हमें मिलता है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि शायद ये जो राष्ट्र की जो धारणा है ये पहले भी कहीं मौजूद थी, लेकिन आधुनिक काल में जब राष्ट्रीय आंदोलन हुए तो ये खुलकर सामने आई। ठीक, वह आगे कहते हैं, भारत ही नहीं रूस में भी स्लाव जाति ने पहले से राष्ट्र की भावना होने की बात करते हुए ये कहा कि उनमें पहले से ही धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक समानता थी जिसके लिए उन्होंने खुद की राष्ट्र के तौर पर पहचान की। इतिहासकार सीए बेली कहते हैं कि यह उचित है कि भारत में आधुनिक काल में ही राष्ट्र और राष्ट्रवाद बना, लेकिन इसकी जड़ें पूर्व में हैं। तो सीए बेली का जो मत है वो ये है कि राष्ट्र की जो जड़ें हैं, राष्ट्रवाद की जो जड़ें हैं वो जो है आधुनिक काल के पहले की हैं, यानी कि प्राग आधुनिक काल में उसकी जड़ें मौजूद हैं। बेली कहते हैं कि ये कहना कि ब्रिटिशों के आने के बाद ही यहाँ राष्ट्रवाद आया और उससे पहले भारतीय कोरी सलेट थे, तो यह उचित नहीं है, क्योंकि भारत में पहले भी भारतवर्ष, वतन और देश जैसे शब्द प्रचलित थे जो दर्शाते हैं कि कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक जुड़ाव पहले भी मौजूद था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बेली क्षेत्रीय लगाव की बात करते हुए प्रोटो पेट्रोइज्म की बात कहते हुए दिखाते हैं पितृभूमि के लिए लोगों में भक्ति थी और यही कारण है कि आधुनिक काल में अचानक से राष्ट्रवाद इतने बड़े पैमाने पर फैल गया। बेली प्रमुखता से महाराष्ट्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जहां पहले से ही भाषा, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक समझ थी, जिससे स्थानीय समझ होने के कारण उनकी जड़ें पहले से ही राष्ट्रीय चेतना वाली थी। तो क्या बताने की कोशिश की उन्होंने, देखो यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल हुआ प्रोटोपेट्रोइज्म। प्रोटोपेट्रोइज्म को आप इस तरह समझ लें कि जो जैसे देशभक्ति जो है वो बेली ये दिखाते हैं कि प्रोटोपेट्रोइज्म यानी जो पितृभूमि के लिए लगाव है, जो भक्ति है, वो पहले से ही मौजूद थी। ठीक है, तो उसी को उन्होंने जो है समझाने की कोशिश की है अपने आर्ग्यूमेंट द्वारा। अतः बेली का स्पष्ट तौर पर यह मत है कि राष्ट्रवाद की धारणा प्राग आधुनिक काल में भी मौजूद थी। कैसे मौजूद थी? क्योंकि वो ये समझते हैं कि भाषा में, राजनीति में, संस्कृति में, समाज में कहीं ना कहीं ये समझ जो है वो दिखाई पड़ती है, ऐसा वो बताते हैं, जिसके स्पष्ट प्रमाण भारत में देखने को मिलते हैं। यहाँ 1757 से पहले यानी पूर्व औपनिवेशिक काल में भी स्थानीय तथा क्षेत्रीय भक्ति के प्रमाण मिलते हैं। क्या कहा उन्होंने? स्थानीय तथा क्षेत्रीय भक्ति के प्रमाण मिलते हैं। इस तरह यहाँ राष्ट्रवाद का प्राग आधुनिक काल से पूर्ण तौर पर तोड़ नहीं था, बल्कि इस प्रक्रिया में निरंतरता दिखाई पड़ती है। हालांकि इसकी प्रक्रिया भारत में धीमी थी, ये धीरे धीरे बढ़ते हुए आधुनिक काल में राष्ट्र का रूप अपनाता है। ठीक है, निरंतरता दिखाते हैं वो, राष्ट्र की जो धारणा है इसमें वो एक निरंतरता दिखाते हैं जो कि उन्हें पूर्व काल में भी दिखाई पड़ती है। बेली कहते हैं कि वतन, भारतवर्ष जैसे शब्दों के मायनों में आधुनिक काल में परिवर्तन आया और राष्ट्रवाद का मॉडल भी पश्चिम से आया। क्या कह रहे हैं? राष्ट्रवाद का मॉडल पश्चिम से आया। आधुनिक काल में जो है ये जो शब्द थे वतन और भारत, इन जैसे शब्दों के मीनिंग जो थे उनके मायनों में जो है परिवर्तन आया आधुनिक काल में, ये बात वो मानते हैं। परंतु उनमें पहले से भावनात्मक, भौगोलिक, ईमानदारी तथा क्षेत्रीय लगाव मौजूद थे। भारत में जब पश्चिमी राष्ट्रवाद को अपनाया गया तो इसीलिए क्योंकि भारत में उसका आधार पहले से ही मौजूद था। ये कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है जैसे पौधा बाहर का लेकिन मिट्टी हिंदुस्तान की, जिसमें पौधे के लगने से पहले फूल खिले। क्या कह रहे हैं? पौधे के लगने से पहले फूल खिले, पौधे के लगने से पहले फूल खिले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेकिन बेली की बात से पूर्ण तौर पर सहमत होना भी संभव नहीं है। अब बेली ने जो अपना आर्ग्यूमेंट दिया कि प्राक आधुनिक काल में इसकी जड़ें मौजूद हैं, ये जो है इस तरह से है कि जैसे बताया कि मिट्टी हिंदुस्तान की और पौधा बाहर का, और जैसे बताया कि राष्ट्र, वतन जैसे शब्द पहले से मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हो सकते हैं हम, क्योंकि अगर क्षेत्रीय लगाव इतना महत्वपूर्ण था तो फिर भारत में सर्वराष्ट्रवाद कैसे पनपा? फिर तो यहाँ पर क्षेत्रीय राष्ट्रवाद ही दिखाई पड़ता, जबकि ऐसा नहीं हुआ। आप जानते हैं हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय राष्ट्रवाद तो नहीं आया, भारत में सर्वराष्ट्रवाद आया, वह भी बिना किसी क्षेत्रीय भेदभाव संघर्ष के। एम.जी. रनाडे, गोखले आदि ने भारत की बात की, ना कि क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की, है ना। शुरू से ही हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रवाद था वो सर्वराष्ट्रवाद था, कभी भी क्षेत्रीय राष्ट्रवाद की बात नहीं हुई। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बेनेडिक्ट एंडरसन के विचार में राष्ट्रवाद पूंजीवाद के आने पर उपजा। ठीक, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में लोग खुद को उनके काम से जैसे तेली बनिया के तौर पर पहचानते थे। मतलब जैसे उनका काम है, कोई तेली है, तेल का काम करता है तो तेली कह दिया उसको,
और दुकान है उसकी तो बनिया कह दिया उसको, तो वो उनके काम से जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। जब आधुनिक काल में छपाई पूंजीवाद आया तब पश्चिम तथा पूर्व में राष्ट्रवाद खड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि इसने बड़ी तादाद में किताबें छापने में आसानी कर दी, जिससे दाम सस्ते हो गए और किताबों तक ज़्यादा लोगों की पहुंच हुई। ये जन समूह तक पहुंची। चर्च का अब इस पर एक अधिकार नहीं था तथा भाषा का एक स्तर बना जिसमें छपाई होती थी, और फिर अखबार के कारण अलग अलग स्थान के लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे और उन्होंने एक नेतृत्व प्रदान किया, जिस कारण राष्ट्र के खड़े होने में बड़ी सहायता हुई और इस तरह राष्ट्र के विचार का विस्तार होता गया। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब छपाई पूंजीवाद आया, प्रिंटिंग प्रेस जो है कैपिटलिज्म आया, तो किताबें छपने लगी, भाषा का स्तर अच्छा हुआ, एक स्तर की भाषा हुई और उस तरह से जो है उनका प्रचार प्रसार हुआ और लोगों में जो है राष्ट्रवाद पनपा और बढ़ा। तो ये जो राष्ट्र का विचार था इसका इस तरीके से विस्तार हुआ। बेनेडिक्ट एंडरसन ने अपना संशोधित कार्य करते हुए मानचित्र, संग्रहालय तथा जनगणना, तीन चीज़ों की बात की, मानचित्र, संग्रहालय तथा जनगणना की बात की, जिसके माध्यम से औपनिवेशिक सरकार की प्रदान की गई इन तीनों वस्तुओं ने राष्ट्र के बनने में भारत के लिए महत्वपूर्ण सहयोग दिया। क्या कह रहे हैं कि राष्ट्र का जो ढांचा, राष्ट्र का जो एक समझ आधुनिक काल में आई, उसमें जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वो मानचित्र, संग्रहालय और जनगणना जैसी चीज़ों ने दिया, जो कि औपनिवेशिक सरकार के द्वारा आई थी। हालांकि औपनिवेशिक सरकार का मकसद कुछ और था, लेकिन इससे जो है राष्ट्र के बनने में भी सहायता मिली। मानचित्र, इसके लिए ब्रिटिश सरकार, मानचित्र के बारे में अगर हम देखें पहला, तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने कार्य शुरू किया था, जिससे भारत की मानव निर्मित एक भौगोलिक समझ आई, जिसकी वजह से तिलक तथा रनाडे जैसे राष्ट्रवादियों को भारत क्या है यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि उनके सामने पहले से ही ब्रिटिश का बनाया भारत का नक्शा था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई अगर हम सोचते हैं कि इंडिया क्या है, तो हमारी आंखों के सामने एकदम हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि भारत ये है। तो उसी तरीके से रनाडे और तिलक को ये सोचना नहीं पड़ा कि भारत क्या है, उनके सामने वो नक्शा मौजूद था, वो मानचित्र मौजूद था, जो कि ब्रिटिशों द्वारा आया। ठीक है, तो ब्रिटिश का बनाया भारत का नक्शा था। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आज अगर आप सोचें कि आपको सोचना ही नहीं पड़ता कि भारत क्या है, भैया आपके जहन में पहले से ही वो नक्शा मौजूद है। तो ये नक्शा कहाँ से आया? सबसे पहले ये ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। फिर जनगणना जो ब्रिटिशों ने करवाई, उसने धार्मिक समुदायों को ठोस और पहचान योग्य शक्ल दी। पूरी आबादी में उनके प्रतिशत, अनुपात और भौगोलिक वितरण की विवेचना की तथा हर क्षेत्र में और पूरे देश में उनकी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक वाली स्थिति के संकेत दिए। इसके कारण राजनीतिक समझ पैदा हुई। फिर छपाई के सहयोग से यह समझ और विस्तृत हुई तथा उन्होंने ये देखा कि राज्य में हमारा स्थान कहाँ है। उसी समझ के कारण सर सैयद ने प्रतिनिधित्व सरकार का विरोध किया। क्यों सर सैयद ने क्यों विरोध किया था? क्योंकि उनको, अभी मैं बताती हूँ, पढ़ के बताऊँगी। वैसे उनका कहने का अभिप्राय ये था क्योंकि मुसलमानों की संख्या कम है, वो अल्पसंख्यक है, तो ये जो है ठीक नहीं रहेगा। प्रतिनिधित्व सरकार का विरोध किया क्योंकि उनको लगता था कि मुसलमानों की संख्या कम है और यह ऐसा होगा जैसे एक व्यक्ति के हाथ में 4 पासे, यानी यह मुसलमानों के हक में नहीं होगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जनगणना के कारण लोगों में एक व्यापक पहचान की समझ आई। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ तक कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने में भी जनगणना का प्रभाव था, क्योंकि जनगणना ने ही यह समझ पैदा की थी कि भारत एक विविध प्रकार की जनसंख्या वाला देश है, जो न केवल धर्म बल्कि जाति आदि में भी चिड़ियाघर की तरह विविध है
और कांग्रेस ने उनको प्रतिनिधित्व देने तथा उनको प्रस्तुत करने वाला स्वयं को बताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम ही इसको प्रतिबिंबित करता था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब संग्रहालय की बात करते हैं। इसके अलावा संग्रहालयों यानी म्यूजियम्स जो होते हैं, संग्रहालयों के कारण भी भारतीय खुद को अपने भूतकाल से जोड़ने में ज़्यादा बेहतर तरीके से सक्षम हुए, यानी अपने जो अतीत था उससे वो बेहतर ढंग से अपने आप को जोड़ पा रहे थे। इस तरह संग्रहालय, मानचित्र तथा जनगणना तीनों ही आधुनिक औपनिवेशिक काल में भारत में शुरू हुए, जिन्होंने भारत की एक राष्ट्र की अवधारणा में सहयोग दिया। इसके कारण भारत में राष्ट्रवाद को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इस तरह यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रवाद सैद्धांतिक तौर पर एक आधुनिक धारणा है, लेकिन जैसा कि बेली दिखाते हैं, ऐतिहासिक तौर पर इसकी जड़ें प्राग आधुनिक काल में मौजूद हैं। तो यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो राष्ट्रवाद है ये सैद्धांतिक तौर पर जो है वो एक आधुनिक धारणा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो इसकी जड़ें प्राग आधुनिक काल में थी या नहीं थी, इसके बारे में मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप खुद इसके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपना फैसला जो है ले सकते हैं और कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं, और ऐसा क्यों सोचते हैं उसके बारे में भी अगर आप बताना चाहें तो वो भी आप बता सकते हैं। फ़िलहाल मैंने जो कुछ वर्क देखा है और जो कुछ पढ़ा है उसके आधार पे आपको बता दिया, और मेरी तरफ से आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि आप अपना विचार रख सकते हैं और अपने मत के अनुसार जो है इसका निष्कर्ष कुछ और भी आप रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है या ऐसे तथ्य आपके सामने मौजूद होते हैं, हालांकि वो तथ्य जो हैं ऐतिहासिक तौर पर उनकी पुष्टि होनी चाहिए। कोई भी सोर्स जो है आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो उचित सोर्स है उसी के आधार पर आपको चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप भली भांति समझ पाए होंगे। मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो ठीक तरह आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली यही है कि बेनेडिक्ट एंडरसन और सीए बेली दोनों ही राष्ट्र की जो अवधारणा है उसके बारे में जो अपने मत प्रस्तुत करते हैं, वहाँ ये दिखाई पड़ता है कि जो राष्ट्र है वो एक आधुनिक उपज है। हालांकि इसके कुछ जो है संकेत, कुछ फीलिंग जो है वो हम कह सकते हैं कि वो पूर्व में भी दिखाई पड़ती है। तो इस तरह सीए बेली को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है। तो इसी के साथ मैं आपसे लूँगी अलविदा। फिर मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।